तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देना है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है ये मुझे आपको बताना है सबसे पहले। तो आपको पता भी होगा, आपकी यादों में धुंधला धुंधला कुछ होगा अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, कि मैं कहीं पे मान लीजिए खड़ा हुआ हूँ, मैं एक प्यारा सा बच्चा हूँ और मैं कहीं पे खड़ा हुआ हूँ इस तरीके से, ये मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब मैं खड़े होकर ग्राउंड पे मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं खड़े होकर क्या देख रहा हूँ, मैं मान लीजिए कोई हवाई जहाज़ देख रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं कोई हवाई जहाज़ देख रहा हूँ, यहाँ पर एक हवाई जहाज़ उड़ रहा था इस तरीके से और मैं उस हवाई जहाज़ को देख रहा था, मेरी उस पर नज़र पड़ी, ठीक है, मेरी उस पर क्या पड़ी, नज़र पड़ी। तो इसका मतलब यहाँ से जब मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से इस हवाई जहाज़ के ऊपर मेरी नज़र पड़ गई है भैया जी। अब ये जो नज़र पड़ी है, मतलब ये जो नज़र गई है, इसी नज़र को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे इसको, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब क्या होता है, देखना, नज़र, या हिंदी वाले समझो दृष्टि, ठीक है, दृष्टि आपकी कैसी है, आपकी नज़र कैसी है, नज़रिया कैसा है, तो इसी को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल राइट, अब आपका क्या होगा, मेरी आंख से ही अगर मैं आंख के सीध में भी एक लाइन इमेजिन करूं तो मैं क्या होगा, यहाँ से इस तरीके से एक लाइन, यहाँ से इस तरीके से अगर मैं इमेजिन करूं तो यह आपकी कहलाई जाएगी क्षैतिज स्तर, हिंदी में कहा जाएगा क्षैतिज स्तर या फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हम इसको बोलेंगे। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ना क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, एक ऐसा त्रिभुज बनेगा जिसके अंदर उसका एक कोण, एक जाविया, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये ट्राइंगल बनता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो इसी राइट एंगल ट्राइंगल के आसपास घूमती है। सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री किसके इर्द गिर्द बनी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के। ये बात आप कह सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, इसी के आसपास। अब देखिए ये जो है, ये क्या है, ये ट्राइंगल की एक साइड है, ठीक है, ये ट्राइंगल की एक साइड है। अब हमें यहाँ से मैं क्या क्या पता कर सकता हूँ, मैं सिर्फ देखकर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए इस जहाज की जमीन से ये हाइट पता कर सकता हूँ कि जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। जी हाँ, ये बात पता कर सकता हूँ। तो ये ऊंचाई हम पता कर सकते हैं, किसी चीज़ की, कोई चीज़ हमसे कितनी दूर है, कोई चीज़ किसी चीज़ से कितनी दूर है, कोई चीज़ कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें, कोई कितनी गहराई में है, समुद्र की गहराइयाँ हो गई, हवाई जहाज़ की ऊंचाइयाँ हो गई, दूर दराज की फासले हो गए, चांद की दूरी हो गई, सितारों की दूरी हो गई, मंगल ग्रह की दूरी हो गई, सैटेलाइट की दूरी हो गई, कौन सी सैटेलाइट कौन से देश पे उड़ रही है, कितनी दूर है, ये सारी चीजों में ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। और यहां पर क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में एंगल बन रहा है और भैया हमें साइडों से मतलब है। अगर हमें ये ऊंचाई निकालनी है तो मुझे ये साइड निकालनी पड़ेगी, अगर यहाँ पर मुझे ये दूरी निकालनी है तो मुझे ये साइड निकालनी पड़ेगी, अगर मुझे अपनी नज़र की दूरी निकालनी कि मेरी नज़र से कितनी दूर है वो, तो मुझे ये साइड निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री हम किससे खेल रहे हैं, हम एंगल और साइड से खेल रहे हैं। हम एक त्रिभुज के, एक ट्राइंगल के एंगल और साइड से खेल रहे हैं, बस यही है ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, अब मैं इसको लेकर आता हूं वर्ड्स के अंदर, इंग्लिश की भाषा के अंदर कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री मेरे प्यारे बच्चों क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, रिश्तेदारी को समझना या पढ़ना। किसकी रिश्तेदारी को, बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के साइड और एंगल की रिश्तेदारी को समझने को या पढ़ने को ही हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। सारी ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री के अराउंड घूमती है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं, छोटा करके, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं और साइड में कर देता हूं, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं दूसरी चीज़ है। इसको मैं इधर ले आता हूं अभी। अब देखिए ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं,
ठीक है, अब हमें बात करनी है ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ट्राइंगल के अंदर आपका ये वाली साइड जो है इसको आप क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। आपके उसके अंदर एक हाइपोटेनस होता है, ठीक है जी। एक आपका परपेंडिकुलर होता है, खड़ी साइड जिसको आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, और एक आपका बेस होता है यानी आधार होता है जिसके ऊपर कोई भी ट्राइंगल बनता है तो मैं बना भी लेता हूं। तो यहाँ पर ये मैंने एक लेट सपोज ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक बेस बनाया, ये मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया और ये मैंने एक हाइपोटेनस बनाया, तो ये एक ट्राइंगल है। और यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है जी, परपेंडिकुलर है क्योंकि अब परपेंडिकुलर जो है वो ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये साइड परपेंडिकुलर है, ये साइड बेस है और ये साइड की हाइपोटेनस है। अब मैंने क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, कि आपको एंगल और साइड का रिश्ता पढ़ना है। तो इन तीनों को हम आपस में कितने तरीकों से बिठा सकते हैं, इनके कितने रिश्ते बना सकते हैं, बेसिकली ये हमको बताना है। तो कितने रिश्ते बन सकते हैं, एक रिश्ता ये बन सकता है कि पहले मैं क्या करूं, मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का एक रिश्ता बनाऊं, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पर मुझे इस साइड का और इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो इसको मैं बोल दूंगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका मतलब इसको मैं शॉर्ट में अगर परपेंडिकुलर की जगह मैं P लिखूं तो यहाँ मैंने P लिखा, हाइपोटेनस की जगह H लिखूं तो मैंने इसके अपॉन में H लिखा। तो इस तरीके से एक रिश्ता ये बन गया इनका P अपॉन H, क्या बन गया, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से एक रिश्ता अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस का बनाऊं या फिर मैं बेस और हाइपोटेनस का बनाऊं तो बेस और हाइपोटेनस का बन जाएगा आपका B अपॉन H, इस तरीके से ये बन गया। ऐसे ही मैं परपेंडिकुलर और बेस का बना दूं, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका P अपॉन B। तो इस तरीके से तीन रिश्ते जो हैं ये बन गए, ठीक है, तीन रिश्ते ये बन गए। अब इन्हीं रिश्तों को अगर आप उल्टा कर देंगे, मतलब इसको आप B अपॉन P कर दीजिए तो एक रिश्ता ये हो जाएगा, इसको आप H अपॉन B कर दीजिए एक रिश्ता ये हो जाएगा, इसको आप H अपॉन P कर दीजिए एक रिश्ता ये हो जाएगा। तो 6 रिश्ते बन चुके हैं, पक चुके हैं। अब हर एक रिश्ते को ना एक नाम दे दिया गया है, जी हाँ, हर एक रिश्ते को एक नाम, हर रिश्तेदारी का नाम होता है ना, चाचा, फुप्पा, मौसी, दीदी, आंटी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिश्तेदारों में, तो हर एक रिश्ते का एक नाम है। तो इसीलिए इस रिश्ते को नाम दिया गया है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। थीटा मतलब एनी एंगल। अगर हम यहाँ पे एक एंगल कंसीडर करें, लेट सपोज यहाँ पर मैंने एंगल ए मान लिया, ठीक है, एंगल कह रहा हूँ, तो इस पॉइंट को अगर मैंने ए मान लिया, इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया, इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है आपका P अपॉन H, ठीक है, यह आपका होता है, इसको नाम दिया है हमने कोस थीटा, B अपॉन H के रिश्ते को कोस थीटा नाम दिया है, P अपॉन B के रिश्ते को हमने टेन थीटा नाम दिया है, B अपॉन P के रिश्ते को हमने कॉट थीटा नाम दिया है, H अपॉन B के रिश्ते को हमने सेक थीटा नाम दे दिया, H अपॉन P के रिश्ते को हमने कॉसेक थीटा नाम दे दिया। तो इस तरीके से सबके नाम हमने नामकरण कर दिया है। अब नामकरण जो करा है यार, अब बहुत दिक्कत होगी, 6 नाम 6 रिश्ते, कौन सा किसका नाम है भूल जाएंगे तो गलती हो जाएगी। अब कोई ट्रिक ऐसी मिल जाए कि हमें ये रिश्ते और नाम याद हो जाएं तो कितना मज़ा आ जाएगा ना। अब वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसको समराइज करके एक जगह एक साथ लिखते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, P अपॉन HB, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको एक ही जगह पर। तो इससे हमें सब कुछ याद हो जाएगा और हम लिख देंगे SCT, बस इससे हमें 6 के 6 रिश्ते भी याद रहेंगे, 6 के 6 नाम भी याद रहेंगे। अब कैसे देखिए, अब सबसे पहले P अपॉन H, तो पहला रिश्ता P अपॉन H, फिर B अपॉन H, दूसरा रिश्ता B अपॉन H, फिर P अपॉन B, दूसरा रिश्ता B अपॉन B, फिर इसी का उल्टा कर दो, B अपॉन P ये हो जाएगा चौथा, H अपॉन B ये हो जाएगा और ये आपका H अपॉन P हो जाएगा, इस तरीके से। अब क्या, कैसे इनको याद रखें, अब फुल फॉर्म की बारी आ गई है, ये फुल फॉर्म आने शुरू हो गए यहाँ पर। यस, यही वो रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है, क्या कहलाता है ये रिश्ता, ये रिश्ता कहलाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। कि कोई पंडित जी हैं बद्री प्रसाद, वो हर हर बोलते हैं, हरे 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 हरे। तो P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल, ठीक है, सोना चांदी तोल, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसी का उल्टा होता है कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पीबीपी एचएचबी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। स्कूल में हम एक और इसकी फुल फॉर्म यूज करते थे, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था भाई। स्टूडेंट लाइफ अलग ही बहुत प्यारी लाइफ होती है, आप लोग की जो भी लाइफ चल रही है। आज मैं देख रहा था जब हिंदी का एग्जाम छूटा था इस टाइम 1 बजे के टाइम, तो मैं बाहर ही एक स्कूल के बाहर से इत्तेफाक से मैं गुजर रहा था, तो बेहिसाब बच्चे निकले, मतलब पूरा रोड भरा पड़ा बच्चों से, ऐसा लग रहा पता नहीं बच्चों का मेला। वहाँ पे खूब भीड़ उधम गर्दी करते हुए वो लोग जा रहे थे बच्चे, तो पहचान ना लें इसलिए मैंने कैप तो लगा रखा ही था और फिर मैंने रुमाल भी बांध लिया था, ताकि फिर पहचानेंगे तो वहाँ पे फिर बहुत सारी भीड़ वगैरह लग सकती थी इस वजह से। तो ये लाइफ बहुत खूबसूरत होती है जो अभी आप लोग जी रहे हैं, तो हम भी मज़े में लेते थे। तो हम इसकी नई फुल फॉर्म बना रखी थी। हमने क्या बना रखी थी कि पापा बीड़ी पी लो हुक्का हो गया बंद। ठीक है, हम ऐसे इसको याद करते थे कि पापा बीड़ी पी लो हुक्का हो गया बंद। तो ये मजे मजे के लिए हम ऐसे भी इसको बोल देते थे, मतलब याद रखना मकसद है। फुल फॉर्म आप कुछ भी बना रहे हैं वो तो एक मजे के लिए है, बट याद होना चाहिए कि क्या साइन थीटा है। जब भी साइन की बात हो रही है तो क्या क्या लेना है। साइन की बात हो रही है पी और एस लेना है, परपेंडिकुलर ऊपर लेना है, हाइपोटेनस नीचे लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही कोसेक की बात हो रही है तो हाइपोटेनस ऊपर लेना है, परपेंडिकुलर नीचे लेना है। कॉट की बात हो रही है बेस ऊपर रखना है, परपेंडिकुलर। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इस थ्योरम का मतलब इस फॉर्मूले का मकसद ही आपका यही। अब आप लोग ये मत करने लग जाना कि पापा बीड़ी पी लो का हो गया, मतलब बहुत कूटेंगे आपके पापा, बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपको ये रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, पापा को भी लगे बच्चा बड़ा प्यारा है भाई, मंत्र पढ़ रहा है घर में बैठ के, भगवान को याद कर रहा है। ठीक है जी, हाँ, तो ये आपको याद रखनी है। ऑल सेट, यही है बस पूरी ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने ये समझ लिया, समझ लो आपने सब कुछ समझ लिया, सारे सवाल आपने समझ लिए और सारी चीज़ें आपने समझ ली। 2 मिनट में पानी पी लूँ बस बैठ के, ज़रा कमर भी दुख गई खड़े खड़े। ओए होए, कमेंट भी पढ़ रहा हूँ मैं आपके इतने साइड से। गुड इवनिंग, ठीक है सर, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आपसे ही पढ़ रहा हूँ। तो बेटा इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ मैं क्वेश्चन कल से इसलिए कराऊंगा कि अभी 2 दिन मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के दिए हैं कि आप जो हैं इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लें, रिकॉल कर लें। अच्छा ये चीज़ें थी, इनके अंदर ये बातें होने वाली थी, इस तरीके से। ठीक है, केस बेस्ड करवा दीजिए। हाँ बेटा, कल से जो क्वेश्चंस होंगे उसमें केस बेस्ड भी होंगे, उसमें आपके असर्शन रीजन भी होगा, सब कुछ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा अगर आप समराइज वे में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ भी है। ठीक है, चाहो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, अदरवाइज़ जो है मैंने आपको ये तो बता ही दिया है सब कुछ डिटेल में। तो इसको भी मैं एक काम करता हूँ, छोटा करके कहीं पे सेट कर देता हूँ ताकि ये भी आपको दिखती रहे। इधर कहीं ले आता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनके पीडीएफ मिलेगी ना तो आपको सब कुछ दिखेगा। अच्छा ये मैंने समझाया था तो आपको याद आएंगी चीज़ें। अच्छा सर ने उस टाइम ये बोला था, ऐसे ऐसे बात हुई थी, ऐसे हंसी मजाक हुआ था, तो आपको चीज़ें जो है अच्छे से याद रह पाएंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या है। अरे भैया सबसे खतरनाक चीज़ आ गई, कहाँ भागे कहाँ छुप जाए आगे, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। ठीक है, ये आपको पढ़नी है। देखो बच्चों मेरे प्यारो, ये बात समझो, इस टेबल को बहुत सीरियस ले लो आप लोग। इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, इस टेबल को याद करना ही पड़ेगा, आपको याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर की वैल्यूज़ जब भी आप किसी बिल्डिंग की हाइट निकालेंगे, आप किसी टावर की हाइट निकालेंगे, किसी जहाज़ की हाइट निकालेंगे, कुछ भी एक नॉर्मल सिंपल सा सवाल लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल, मैं आपको सिर्फ समझाना मकसद है मेरा। मान लो मैंने ये सवाल लिया यहाँ पर, ठीक है, अब ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। अब यहाँ पर सवाल क्या है कि सपोज एंगल ऑफ, अच्छा अब यहाँ पर अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको बताया नहीं है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि हमें बतानी है एंड हाइड द व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द बिल्डिंग। ये जो पॉइंट ए आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका इस बिल्डिंग से ये दूरी बतानी है हमको, ये दूरी हमें निकालनी है। तो ये क्या है, ये आपका है बेस। ठीक है, ये आपका है बेस और बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है 10 मीटर। ये आपका है परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल यहाँ बनाए, एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है। ये बात भी ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखना कि जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा कहाँ होगा, जो हमारा एंगल होगा उसके बिल्कुल सामने। मतलब अगर एंगल यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये साइड है। बट इफ इन केस अगर ट्राइंगल आपका ऐसा ही बना हुआ आ जाए
और एंगल आपका यहाँ हो तो फिर इसको परपेंडिकुलर मत ले लेना, बहुत बड़ी गलती कर दोगे आप लोग। फिर परपेंडिकुलर आपका इसके सामने नीचे वाला होगा, जो आपको बेस दिख रहा है फिर वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमेशा एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा। इस बात को चाहो तो अगर आप नोट कर रहे हो कहीं पे चीज़ें तो नोट भी कर सकते हैं कि एंगल के सामने ही परपेंडिकुलर होगा। ऑल राइट, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर एंगल यहाँ था इसलिए परपेंडिकुलर ये यहाँ होता तो ये होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए जी आगे बढ़ जाता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये परपेंडिकुलर ये बेस अब P अपॉन B, इसीलिए कह रहा हूँ कि याद रखो ये पापा नहीं वो पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। इसलिए याद रखो कि अगर P और B यूज हुआ है तो किसके लिए, टेन थीटा यूज करना है हमको। तो टेन थीटा मतलब यहाँ पर इसको एंगल को हमको क्या मानना है, हमको यहाँ पर टेन थीटा मानना है। तो यहाँ पर हम इसको टेन थीटा के इक्वल रखेंगे। टेन थीटा होता है P अपॉन B, इस तरीके से 45 डिग्री है तो टेन की वैल्यू 45 डिग्री। यहाँ पर एंगल हमारा रहेगा परपेंडिकुलर 10 मीटर है, बेस AC है, ये हमको निकालना है। अब ये tan 45 की जगह क्या रखूँ, यहीं पर इस टेबल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हंसा रहे हो तुम लोग मुझे। देखो यहाँ पर इस टेबल की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है, क्यों, क्योंकि जब भी हम ये ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल सॉल्व करेंगे इसके अंदर आपको tan 45 आ सकता है, tan 30 आ सकता है, sin 30 आ सकता है, sin 60 आ सकता है, ठीक है। ये 1 क्यों आंसर दे रहे हो बेटा, 1 आंसर थोड़ी होगा इसका, 1 आंसर नहीं है, इसका भी करूंगा आगे। तो ये आपको टेबल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब tan 45 तो tan 45 1, अच्छा tan 45 की डिग्री की वैल्यू बता रहे हो, मुझे लगा आप आंसर दे रहे हो। हाँ ये ठीक है, तो tan 45 की 1 होती है। अब तो टेबल देख के बता दिया आपने, लेकिन एग्जाम में टेबल थोड़ी होगी आपके सामने। यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर tan अपॉन B इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके B इक्वल टू 10, मतलब ये जो आपका बेस है ये भी 10 मीटर निकल के आएगा। ये कब पता चला हमें, जब हमें ये पता चला कि tan जो है वो 1 है। अगर हमें यही नहीं पता होता तो क्या हम आंसर निकाल पाते, नहीं निकाल पाते आंसर, इसीलिए टेबल ज़रूरी है। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए अब एक शॉर्ट ट्रिक सुनो, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको साथ साथ ट्रिक्स भी देता रहता हूँ। ट्रिक सुनो क्या है, आपको टेबल याद करनी है। सबसे पहले याद करने की ट्रिक सुनो, फिर पेपर वाले दिन क्या करना है वो भी बताता हूँ आपको। इसको कैसे याद करना है, आपको पूरी टेबल की वैल्यू रटनी नहीं है, रट के कभी याद कर ही नहीं सकते इसको आप, इसको समझ के याद करना है, क्योंकि ये मैथ से, ये कोई लैंग्वेज नहीं है आपको रट लेंगे इसको। देखिए आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है, तो साइन की वैल्यू भी कुछ ऐसी है 0 और 1, बस इनके बीच में ही है, 1 से ऊपर नहीं है, 0 से कम नहीं है, 0 से लेकर 1 के बीच ही है साइन की वैल्यू। अब कैसे कैसे है, 0 याद करो, साइन 0 डिग्री पे साइन A की थीटा की वैल्यू 0 ही होगी, ठीक है जी। और 90 डिग्री पे, क्योंकि एंगल हमारा 90 डिग्री का बनता है, ठीक है, 90 से बाहर नहीं जाएगा, 90 डिग्री ही होगा, तो 90 डिग्री पे आपकी वैल्यू 1 होगी। तो 0 पे 0, 90 पे 1, ये आपको याद है। 0 और 1 का आधा करो तो आधा, 1 का आधा कितना होता है, 1 का आधा आधा होता है, मतलब 1/2 होता है, तो sin 30 आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2 के है नीचे, मतलब नीचे जो 2 है इसके ऊपर रूट लगा दो तो 1/√2 ये बन जाती है आपकी sin 45 डिग्री की वैल्यू। और फिर यही रूट वाला नंबर ऊपर ले आकर, मतलब रूट ऊपर ले आकर 3 पे लगाओ तो रूट 3/2 हो जाता है, फिर 1। तो इस तरीके से आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है, कैसे, 0 1/2, फिर इसी भी 2 में रूट लगाओ 1/√2, फिर रूट 3/2, फिर 1, ऐसे आपको याद हो जाएंगी। तो आपको टेबल नहीं देखना है, साइन 0 डिग्री कितनी आपका हो जाएगा, 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और 1। साइन की वैल्यू याद हो गई आपको इस तरीके से, फटाफट से टाइप कर दो, हाथों हाथ टाइप कर दोगे और अच्छी याद हो जाएगी। तो टाइप कर दो 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और 1। यस वेरी गुड, बच्चे टाइप कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको ये याद हो गई। अब क्या करना है, कोस की वैल्यू क्या है, इसी वैल्यूज को अगर आप उल्टी तरफ से लिख देंगे, मतलब आप इधर से शुरू करके इधर खत्म करके लिख देंगे तो ये कोस की वैल्यू हो जाती है। कैसे, सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या था, 1 था, तो 1 सबसे पहले लिख दो। उससे पहले क्या था, रूट 3/2 था, तो उसके बाद रूट 3/2 लिख दो। बीच में क्या था, ये था, इसका यही रहने दो। फिर इससे पहले क्या था, ये था, तो उसके बाद जो सबसे पहले, सबसे एंड में, मतलब सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले कर दो और सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट में कर दो। इस तरीके से अगर इसकी सीरीज को हम उल्टा करके लिख देंगे तो आपको कोस की वैल्यूज मिल जाएंगी। ऐसे आपको इनको याद रखना है। ऑल राइट, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कोस की आ गई सारी। अब टेन थीटा, टेन थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है,
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि टेन थीटा को हम साइन थीटा इक्वल टू मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखिए टेन थीटा होता क्या है? टेन थीटा होता है आपका P अपॉन बी। क्या होता है? P अपॉन बी। अगर मैं क्या करूं, इसको मैं बोल रहा हूं कि टेन थीटा जो होता है, जो टेन थीटा होता है वो आपका साइन बाय कोस होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, बताता हूं। टेन होता है P अपॉन बी। अब साइन क्या होता है? देखिए साइन होता है P अपॉन एच और कोस क्या होता है? कोस होता है आपका b अपॉन एच। दोनों के अपॉन में नीचे डिवाइड में h है, h है, तो h से h कट जाएगा तो क्या बचेगा? ऊपर p बचेगा, नीचे b बचेगा। तो इसीलिए हम साइन थी इसको टेन थीटा को साइन बाय कोस भी लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ का यूज़ करते हुए हमने यहाँ वैल्यू निकाली है ये वाली। हम क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन बाय कोस हम यहाँ पे करेंगे। तो साइन बाय जब कोस करेंगे तो इसको 0 के डिवाइड बाय 1 होगा, 0 आएगा। दोनों के नीचे 2 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 यह हो जाएगा। ठीक है, आपका आ जाएगा इस तरीके से। √2 से √2 कट जाएगा, नीचे नीचे है 1 बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा तो √3 ऊपर √3 बचेगा, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से टेन की वैल्यू मिल जाएंगी। फिर टेन का उल्टा कोट होता है, आपको पता है क्यों? क्योंकि टेन होता है P अपॉन बी और कोट होता है B अपॉन P। तो ये उल्टे होते हैं दूसरे के, तो इसकी वैल्यू को हम ऐसा पलट देंगे तो 1/√3 बन जाएगा। 1 का उल्टा 1 जाएगा, √3 1/√3 हो जाएगा। ऐसे ही कोस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। सारी वैल्यू मिल जाएंगी। तो आपको सिर्फ साइन की याद करो। अब एक बार ये टेबल ना खुद से बनाना। कैसे बनाना? एक पेज पर साइन की वैल्यू लिखना, फिर उसकी रिवर्स करके कोस की लिखना, फिर साइन बाय कोस करके टेन की लिखना, फिर टेन का उल्टा कोट करना, सेक का उल्टा वो आपका कोस का उल्टा सेक करना और फिर साइन का उल्टा कोसेक करना। ऐसे खुद से बना लेना। तो इससे आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एग्ज़ाम में क्या करना? एग्ज़ाम में जैसे ही जाओ, ठीक है, जैसे ही जाओ और जब आपको लिखने का मौका दिया जाए कि अब आप लिख सकते हैं, तो सबसे पहली फुर्सत में क्या करना? ये टेबल फटाफट से रफ वर्क वाले पेज पे लिख डालना। सबसे पहले ये काम कर लेना, क्वेश्चन बाद में शुरू करना, क्योंकि इस टेबल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और ड्यूरिंग द क्वेश्चन जब आप कर रहे होंगे, बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रेशर होगा। हो सकता है उस प्रेशर में अगर आपने टेबल नहीं लिखी होगी तो गलती से आप कोई सी गलत वैल्यू सोच के सवाल में लिख दे और आपकी सारी मेहनत 4 नंबर की 5 नंबर की खराब हो जाए। तो इसीलिए वो उस टाइम से बचने के लिए आपको क्या करना है? पहले ही जाते ही एक तरफ कोने में ये टेबल लिख लेनी है, ताकि जैसे इसका सवाल आएगा फटाक से टेबल देखी, ये वैल्यू है, रखी, सॉल्व करा, आंसर। टेंशन ही खत्म करो अपनी। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ आपको करनी है अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं सोचने में, या गलत करने के चांसेस जो है वो कम करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आ चुकी है आप लोगों के। चलिए, और क्या क्या इसमें पढ़ाना था? रेशो आपको बता दिए, आपको ये सारे एंगल समझा दिए, और इसके अलावा कुछ और है क्या इसके अंदर? प्रूफ ऑफ, अच्छा ये हो गया 30 45 60 रिलेशनशिप बढ़ा दिया। हाँ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसकी बात हम कर लेते हैं। अब हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आई थिंक अगले पेज पर होगा। हाँ ये रहा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले का बहुत यूज़ होना है आपकी प्रूफ वाले सवालों के अंदर। ये कुछ फॉर्मूले यहाँ पर हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। पहला फॉर्मूला है आपका ये कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए जो है ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। कई जगह आपको प्रूफ करना पड़ेगा LHS और RHS, तो आपको इन फॉर्मूलों का यूज़ करना है। पहला फॉर्मूला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, वो आगे पीछे लिख दो, दोनों प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डरना मत। सर ये तो अलग है, ये तो अलग है, एक ही बात है, प्लस में है ना दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 + 3 या 3 + 2 5 ही होते हैं, वही बात यहाँ पर लिखी मैंने। ये एक फॉर्मूला है। इसी एक फॉर्मूले से 2 और सब फॉर्मूले भी बन जाएंगे। सब फॉर्मूले कैसे? जैसे कि मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर छोड़ूं और इधर जो 1 है ये 1 यहाँ पर है। ये जो कोस स्क्वायर थीटा है, जब ये प्लस का उधर जाएगा तो ये माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस तरीके से। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 - कोस स्क्वायर थीटा भी होता है। कई जगह पर प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको साइन के बदले कोस रखना पड़ेगा, तो ऐसे आप रख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से। ऐसे ही अगर मैं सिर्फ कोस को यहाँ छोड़ूं तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, फिर ये जो साइन इधर प्लस का है, ये साइन इधर जाके इस तरह से माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। कई सवालों में कोस की जगह आप साइन रखेंगे, जब ही जो प्रूफ हो पाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कई जगह सिर्फ 1 लिखा होगा, 1,
तो आपको उस एक के बदले ये सारा लिखना पड़ेगा ताकि आप काटापीटी कर सकें, सवाल में प्रूफ कर सकें। ऑल राइट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। ऐसे ही 2 फॉर्मूले आपके और हैं और इनसे भी 2 छोटे छोटे फॉर्मूले और बन जाएंगे। वही अगर आप एक एक करके दोनों चीज़ों को उधर उधर ले जाएंगे तो इनको आप नोट कर लेना, इनको आप याद रखना। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे कल ही करेंगे, नहीं कल शाम को भी लाइव आऊँगा। याद दिला दूँ कई बच्चे सॉरी सर आज लाइव है, नहीं जी आज नहीं है, हम कल भी लाइव है, हम परसों भी लाइव है, हम तरसों भी लाइव है, हम नरसों भी लाइव है, हम सरसों भी लाइव है, ठीक है जी। लाइव आपका रोज शाम को चलेगा 7 बजे, मेरी कोशिश रहती है आने की, 7 बजे मैं आ भी जाता हूँ, तो यहाँ पर आपके लिए लाइव सेशन चलते रहेंगे। तो कल भी ज्वाइन होना, अच्छी तैयारी आपकी मैं कराऊंगा। और कल जो है आपका सॉल्यूशन वाला पार्ट होगा बेसिकली, तो कल के लिए आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये रिवीजन आपको कल हेल्प करेगा सवालों को सॉल्व करने में। ऑल राइट, तो ये 3 फॉर्मूले आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, तो पीडीएफ भी आप लोग जो है ले लेना। इधर बैठता हूँ ताकि कमेंट भी दिखें आप लोगों के। 15 के कंप्लीट, अरे वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। 15,000 लाइक का हमारा टारगेट था, वो पूरा हो चुका है, यहाँ पर बच्चों ने खुद बता दिया मुझे, बहुत ही शानदार। तो अगला टारगेट कितने लाइक्स का रखे बताओ फटाफट कमेंट करके। 17,000 लाइक्स का रखें, डायरेक्ट 20,000 20,000 लाइक्स का रखें। मैं डर लग रहा है, डर क्यों लग रहा है यार, मैं तैयारी करा तो रहा हूँ, तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, कल से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तरीका भी सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे लगानी है, कैसे आंसर लाने। 20,000 20 20 20 20 19 20 20, चलो 20 के ज़्यादा कमेंट हैं, 20 रखते हैं पहले, हाँ 20 20 20। तो ठीक है, अगला टारगेट रखते हैं 20,000 लाइक्स का, ठीक है। तो 20 के लाइक्स, जो बच्चे नए आए हैं जिन्होंने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई हो, तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस लगाई जाती है, ये बात आपको पता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो इंपॉर्टेंट ही होंगे। और क्वेश्चन कभी भी एक बात ध्यान रखना, मैथ्स में 1% चांस होता है कि क्वेश्चन आपका सेम आएगा, ठीक है, 1% चांस। बाकी आपके क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आते, चीज़ें चेंज होती हैं। तो आपको क्वेश्चन को रटना नहीं कि ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सिर्फ इनको करके चला जाऊँ, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्वेश्चन के पीछे करने की वजह कि इस क्वेश्चन को कैसे करा जाता, ताकि इसके जैसे 1000 भी आ जाए ना तो भी आप उसको कर सके। रट के जाओगे तो सिर्फ जो रट के गए हो वही कर पाओगे, सीख कर जाओगे तो उसके जैसे 1000 कर पाओगे। समझ में आ रही है बात, ये है फर्क। सवाल रट के गए तो अगर वो आ गया तो उसको कर दोगे क्योंकि आपने वो वाला रट रखा है, लेकिन अगर उसके जैसा अलग से आ गया दूसरा, वो कब कर पाओगे, जब आप सीख कर जाओगे। तो आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ, रटवाना नहीं चाह रहा। ऑल राइट, ये फर्क है आपका यहाँ पे। एनसीईआरटी करनी, हाँ जी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, लेकिन जैसे कि केस बेस्ड एनसीईआरटी में नहीं है, आपके एमसीक्यू एनसीईआरटी में, तो उसकी जगह मतलब उसके लिए आपको दूसरी जो आपकी अदर बुक्स होती हैं उनकी हेल्प लेनी है, ठीक है। नहीं हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ऊंचाई और दूरी, हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। इसके अंदर बेसिकली चैप्टर है छोटा सा आपका, जिसमें प्रैक्टिकल सवाल आपको दिए जाएंगे, सिचुएशनल बेस्ड, केस बेस्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बता देता हूँ। कैप हटेगा, अभी टेंशन मतलब कैप भी हटेगा और बड़े मज़ेदार तरीके से कैप हटेगा। देखो भैया समझ लो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया था, दृष्टि रेखा मैंने आपको बता दी थी कि दृष्टि रेखा क्या होती है, कि जब कोई बच्चा कोई भी चीज़ कहीं से देखी जा रही है, जहाँ से वो देखी जा रही है, तो वो लाइन जो है वो आपकी दृष्टि रेखा बोली जाती है, इसको हम बोलते हैं ए लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो यहाँ पर इस फिगर के अंदर यहाँ पर अगर ये लड़की जो है वो खड़ी हुई है और इस जगह से ये देख रहे हैं, तो ये जो लाइन गई ये है लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल। और यहाँ पर एक एंगल बनता है, क्या बनता है, एक एंगल। अगर मैं इस वाले सवाल में लूँ, कहाँ गया मैं, पीछे गया ना, कहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने फिगर बनाई थी मैंने अपनी, हाँ ये रही। इसमें अगर आप देखें तो ये जो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल तो बन ही रहा है, यहाँ पर एक एंगल भी बन रहा है इस जगह पर। तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, हिंदी में इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया है। ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जिसको मैं ताड़ रहा हूँ, कोई पतंग हो सकती है, कोई जहाज, कोई बिल्डिंग की टॉप, कोई झंडा, कोई टावर, कुछ भी हो सकता है, कोई बादल, कोई रॉकेट, ठीक है,
सलमान खान, ठीक है, रेस 3 के सलमान खान बताइए आपको। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आपका है। अब यहाँ से अगर ऐसे करके नीचे की तरफ देखेंगे आप ऐसे करके, तो ये आपका होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन। कई बार ऐसा होगा कि ऊपर से कोई चीज़ नीचे देखी जा रही होगी, ऐसा भी तो होगा ना, तो ऐसा होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, किसी ऊंची जगह से कोई नीचे की चीज़ देखी जा रही है, तो ये आपका इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये जो है इक्वल ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन, मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल होगा, तो बेसिकली ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे। ठीक है जी, इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई। सारी चीज़ों के नाम याद रखना, क्योंकि कई बार सवाल में ये होगा कि एक लड़की खड़ी है और वो इतने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। अब सब बता दिया मैंने, लाइन ऑफ साइट क्या होती है आपको, ठीक है, ये सीधी हो सकती है, ट्रायंगल बनता है, एंगल ऑफ ड्यूरेशन, सब कुछ ये हो चुका है। सवाल कैसे बनेंगे आपको मैंने वो भी बता दिया है, ठीक है, बल्कि मैंने एक छोटा सा सवाल आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया। इन सवालों को सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको देखना है ट्रायंगल, कि क्या ट्रायंगल बन रहा है, फिर आपको उस ट्रायंगल के अंदर खेलना है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है, क्या आपको ये दूरी निकालनी है, क्या आपको ये दूरी निकालनी है या ये ऊंचाई निकालनी है। और एक बात ध्यान रखना, सिंगल सवाल आएगा एक ट्रायंगल का, और आपको 2 ट्रायंगल मिक्स सवाल आएगा, ठीक है, मिक्स सवाल। मिक्स कैसे, मतलब ऐसे एक ट्रायंगल है, इसी के अंदर एक और छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ये होता है कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ से एक छोटा ट्रायंगल इस तरीके से बना दिया और आपसे ये वाली दूरी निकलवा ली, खाली ये निकलवा ली। तो आपको देखना है कि कौन से ट्रायंगल में आप पहले खेल रहे हैं। अगर आपको इतनी ऊंचाई निकालनी है तो आप इस छोटे ट्रायंगल में खेलो, आपको पूरी निकालनी है तो आप इस बड़े ट्रायंगल में खेलो। अगर आपको क्या करना है, ये ऊपर की पता है नीचे की नहीं पता, तो छोटे वाले में खेलो और फिर बड़े वाले दोनों में खेलो एक करके। तो ये आपको सवाल के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपको एक ट्रायंगल में खेलना है, कौन से में, छोटे में, बड़े में, ये सब चीज़ें, वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा जब कल हम सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है जी।